जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जनवरी तक करेंगे गुजरात का दौरा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का करेंगे शुभारंभ। शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओ के साथ भी करेंगे बैठक। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर भाजपा आक्रामक। राज्यपाल से मिले पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर तत्काल निर्णायक कार्रवाई करने की मांग। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर मार्ग, गेट और श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई कैनोपी समेत निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कहा, अंतिम चरण में तैयारियां। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान। विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच 300 सीटों के लिए मैदान में 1970 उम्मीदवार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया मतदान। कहा, भारत हमारा भरोसेमंद दोस्त। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान। और मुंबई में आज खेले जाने वाले दूसरे महिला टी20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। पहला मुकाबला जीत चुकी भारतीय टीम की सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप भी सम्मेलन के प्रमुख एजेंडे में शामिल था। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फैक्ट जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर है। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आज समावेशी विकास और सतत विकास के लिए पेशेवर जुड़ाव, ज्ञान साझा करने और रणनीतिक साझेदारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंचों में से एक बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के व्यापक विकास के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में ई बस सेवा को फ्लैग ऑफ करने के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो नियुक्ति पत्रों का वितरण भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जनवरी को लंदन, यूनाइटेड किंगडम की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। उनके साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें डीआरडीओ, सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री अपने समकक्ष ग्रांट शाफ्स के साथ
द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उनसे रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करने और विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के मंत्री डेविड कैमरन के साथ बैठक करने की भी उम्मीद है। राजनाथ सिंह ब्रिटेन रक्षा उद्योग के सीईओ और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और वहां भारतीय समुदाय से भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें साझा की, जिसने लोगों को काफी आकर्षित किया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इस बीच कुछ मशहूर हस्तियों ने भी लोगों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की है। इनमें अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, सचिन तेंदुलकर सहित कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं। इस बीच मालदीव के कुछ नेताओं की ओर से विवादित टिप्पणियों को लेकर भी सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अक्षय कुमार ने एक्स पर लिखा, मालदीव की प्रमुख हस्तियों की ओर से भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियां की गई हैं। आश्चर्य इस बात का है कि वो ऐसा उस देश के लिए कह रहे हैं जो उन्हें सबसे अधिक संख्या में पर्यटक भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं, लेकिन हमें ऐसी बिना किसी वजह से नफरत क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए। मैंने कई बार मालदीव का दौरा किया है और हमेशा इसकी प्रशंसा की है, लेकिन अपनी गरिमा पहले है। आइए हम भारतीय द्वीपों को पर्यटन के लिहाज से अपनाएं और अपने देश के पर्यटन का समर्थन करें। मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत विरोधी टिप्पणियां की गई, जिसके बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्सप्लोर इंडिया इलायंस ट्रेंड करने लगा, जिसके बाद मालदीव सरकार ने मालदीव की मंत्री मरियम शिउना और बाकी मंत्रियों से ऐसी बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। मालदीव सरकार ने बयान जारी कर कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। मंत्री की टिप्पणी मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने वाली मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार में मंत्री की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मालदीव की सरकार की एक मंत्री ने एक प्रमुख सहयोगी देश जो कि हमारी सुरक्षा और समृद्धि के लिए जरूरी है के प्रमुख के लिए किस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार को इस बयान से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और भारत को यह बताना चाहिए कि यह हमारी सरकारी नीति नहीं है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि लक्षद्वीप में पर्यटन की दृष्टि से संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि केरल से लक्षद्वीप की कनेक्टिविटी है, लेकिन बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के प्रयास किए जा रहे हैं। द्वीप ऐसा एक प्रांत है, टूरिज्म दृष्टिकोण से पोटेंशियल है और समुद्र के साथ जितने भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पोर्ट भी है और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे तरीके से भारत सरकार के द्वारा उनके नेतृत्व में काम हो रहे। अभी भी प्रधानमंत्री जी भी लक्षद्वीप विजिट किया है। एक ही मुद्दा है, ठीक तरीके से एयरपोर्ट हो, उसके लिए भी भारत सरकार अच्छे उधर एयरपोर्ट के लिए बहुत प्रयास करे। एक केरला से कनेक्टिविटी है, फिर भी एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत प्रयास करें। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी भारतीय द्वीपों को लोगों को घूमने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय द्वीपों में अंडमान और निकोबार, गोवा और लक्षद्वीप में पर्यटन की अपार संभावनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने अपने देश के सभी युवाओं, यात्रा के प्रति रुचि रखने वालों से आग्रह किया है कि वो अपने देश की जगहों को देखें, अपनी भूमि की सुंदरता और विविध संस्कृति को घूमें और विविध व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह, अपील या आह्वान का असर जनता के बीच नजर आता है। खरीदारी की बात हो या स्वच्छता की, मेक इन इंडिया जैसी मुहिमों की बात हो, जनता का भरोसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर विचार को असलियत का जामा पहनाता है। आइए देखते हैं हाल के कुछ उदाहरण, जिसमें नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का कितना व्यापक असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर अपील जन आंदोलन बन जाती है।
भले ही वो झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान में शामिल होना हो या कोरोना काल में ताली और थाली बजाकर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स की हौसला अफजाई करना हो, पीएम मोदी के हर आह्वान का आम जनता में असर दिखता है। इसी असर का ताजा प्रमाण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा। लक्षद्वीप के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सोशल मीडिया पर मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप जाया जाए, ये पोस्ट नजर आने लगे। लक्षद्वीप के लिए कितने ही लोग सर्च भी करने लगे। लक्षद्वीप एयरपोर्ट, होटल्स, टूरिज्म, टेम्परेचर, मैप, ऐसे कई चीजों को लोगों ने गूगल पर सर्च किया। प्राइम मिनिस्टर के लक्षद्वीप जाने के बाद लक्षद्वीप की डिमांड बहुत बढ़ गई है। लक्षद्वीप मालदीव से भी ज्यादा सुंदर है। वहां पर बहुत कुछ करने को है। मैराउन म्यूजियम है और सिर्फ केरला से 22 टू 40 किलोमीटर्स के बीच में ये आइलैंड्स बसते हैं। देयर अबाउट 39 आइलैंड्स और बहुत ही सुंदर है। इनकी अंडर सी लाइफ, मेरीन लाइफ, वाटर स्पोर्ट्स, हर चीज यहाँ पर जो भी मालदीव में है उससे भी ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्शंस है। बट हमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग इसकी करनी पड़ेगी और हमें एयर कनेक्टिविटी लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए और लैकेद्वीप आइलैंड्स के लिए हमें बढ़ानी पड़ेगी। कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेड इन इंडिया का भी नारा दिया था, जिसके बाद भारत की वेडिंग इंडस्ट्री को एक नई ऊर्जा मिली। इतना ही नहीं, कई राज्य सरकारों ने भी वेडिंग डेस्टिनेशंस के प्रचार प्रसार को गति दी है। चंडीगढ़ बड़े बड़े विलाज हैं, डेस्टिनेशंस हैं, तो मैं बिल्कुल इसके फेवर में वो करना चाहिए। और सच भी है इसमें कि रेवेन्यू भी जनरेट होता है, भारत का पैसा भारत में रहता है। हम लोग अपना पैसा जाके बाहर फॉरेन कंट्रीज में स्पेंड करते हैं, उनकी इकोनॉमी बेटर हो जाती है और अपने यहाँ हमारे को कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती लोगों को। भारत के अंदर ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ पर बड़े बड़े किले हैं, बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पर हम अच्छे अच्छे जो है वेडिंग तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। पीएम मोदी की भारतीय खिलौनों को लेकर अपील हो या फिर वोकल फॉर लोकल, खादी को अपनाना या फिर हर घर तिरंगा कैंपेन, हर क्षेत्र से जुड़ी हर अपील आम जनता उसका पालन करती है, उसका अनुसरण करती है और इसका प्रमाण खासकर सोशल मीडिया पर मिलती युवाओं की प्रतिक्रिया में नजर आता है, जिनके लिए ये एक नया अनुभव, नया कॉन्सेप्ट होता है। बहुत चाइनीज सामान यूज करते थे क्योंकि मार्केट में वही होता था, लेकिन अभी हमारे जो इंडिया के वर्कर हैं वो कितना अच्छे से उन्होंने कारीगरी से इतने सुंदर सुंदर दिए और कितनी सारी मूर्तियां और घर सजाने के जो भी सामान बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोकल फॉर वोकल कि हमारा जो पैसा है वो हमारे देश में है और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। देशवासी ही नहीं, दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर सर चढ़कर बोलता है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय पर हमले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहीं राज्य में ईडी पर हुए हमले के बाद राजनीति गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल को पत्र भी सौंपा और मामले पर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। वहीं भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि ईडी ने खतरनाक अपराधी और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के भरोसेमंद गुर्गों में से एक शेख शाहजहां के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। वो अन्य अपराधों के अलावा बड़े पैमाने पर उस राशन घोटाले में वांछित है जिसमें बंगाल में सबसे गरीब लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति 1 दशक से अधिक समय तक खुले बाजार में बेची गई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को शेख शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करने और आतंकी संगठनों के साथ उसके संबंधों की जांच करने का आदेश दिया है, लेकिन संदेश खाली का डॉन होने का दावा करने वाला शाहजहां फरार है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, ये ममता उनके संरक्षण के बिना संभव नहीं था। अपराधियों को बचाने का ममता का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बोगतुई नरसंहार के तुरंत बाद ममता बनर्जी अपने आधिकारिक कार में आरोपी अनुब्रोतो मंडल के साथ घूमती नजर आई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शेख शाहजहां भी जहां भी हो उनके संरक्षण में हो, लेकिन जैसे वह अनुब्रोतो को नहीं बचा सकी वैसे ही वह शाहजहां को भी नहीं बचा पाएंगी। अपराध पर बना उसका खून से लथपथ साम्राज्य ढह रहा है
और केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्देश उन्हें देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में ईडी पर हुए हमले पर कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकतांत्रिक नहीं होकर तानाशाह की भूमिका में है। पश्चिम बंगाल में मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है। ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है, कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। 2 दिवसीय तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 का आज चेन्नई में शुभारंभ हुआ। तमिलनाडु वैश्विक निवेशक सम्मेलन का लक्ष्य राज्य को 2030 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर प्रकाश डाला, जिसमें देश की नाजुक अर्थव्यवस्था से विश्व स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की प्रगति का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के उद्घाटन का भी जिक्र किया। शिखर सम्मेलन के दौरान तमिलनाडु सेमीकंडक्टर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का अनावरण किया गया। The strength of India, the strength of a Viksit Bharat lies in strong pillars, which are the 28 states and the 8 union territories of India. I believe when Tamil Nadu aspires for a $1 trillion economy by 2030, they are having an ambitious goal of 18% growth every year. And that is what will drive the people of the country. That is what will drive industrialization, new jobs, new work opportunities. The Honorable Prime Minister very recently inaugurated development projects worth over 20,000 crores, nearly $2.5 billion in Tamil Nadu alone. भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की है। वायुसेना ने यहां पर रात के समय कारगिल एयर स्ट्रिप पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान को लैंड करवाया। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा कर ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा दौरे के दौरान कटक जिला के अथागढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और टिगिरिया ब्लॉक के पंचगांव में एक फुटबॉल मैच में भी भाग लिया। उन्होंने स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपयों को भी मंजूरी दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पंचगांव के फुटबॉल स्टेडियम के विकास के लिए 50 लाख रुपए पारित किए गए हैं। इसके अलावा घंटीखाल में एक फ्लाईओवर को भी मंजूरी दी गई है। 2 स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए भी फैसला लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के कटक में धबलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आज बाबा धबलेश्वर जी के दर्शन हुए, बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही बाबा धबलेश्वर जी के आसपास के क्षेत्र को किस तरह से एक पुण्य क्षेत्र, किस तरह से एक बहुत ही शक्ति केंद्र, बहुत ही एक अच्छा लोगों की भक्ति का जो केंद्र है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, वैसा पुजारियों के साथ सबके साथ बातचीत की और जो पुल है उस पुल के बारे में भी बातचीत हुई और उसके बारे में मैं कलेक्टर के साथ इस विषय को लूँगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में देश के प्रथम हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम और विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर 218 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उन्होंने देश के प्रथम हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम के SOP ब्रोशर
का भी विमोचन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कल 19 दुकानों के साथ 939 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला प्रसादम प्रतिदिन महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले 1 से 1.5 लाख भक्तों के लिए सुविधाजनक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भोजन विकल्प प्रदान करता है। नई लॉन्च की गई फूड स्ट्रीट को बच्चों के खेल क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा, सीसीटीवी निगरानी, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाएं और बैठने की जगह सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उज्जैन की पर्यटन अपील को बढ़ाने और इसकी पाक परंपराओं को संरक्षित करने के अलावा प्रसादम आर्थिक विकास और सामुदायिक जुड़ाव में भी योगदान देगा। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एनडीएमसी की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली कॉलेज के कला विभाग, जामिया विश्वविद्यालय समेत विभिन्न स्कूलों के करीब 2500 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन और एनडीएमसी सदस्य कुलजीत चहल ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया। 140 करोड़ भारतीयों का एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। इस विकसित भारत के लक्ष्य के साथ भारत एम्बेसडर कला प्रतियोगिता में 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कला विभाग, जामिया विश्वविद्यालय और तमाम स्कूली बच्चे भागीदार बने। कार्यक्रम में प्रख्यात कलाकार, वरिष्ठ संकाय सदस्य और कला के क्षेत्र से जुड़ी नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कूची के जरिए अपने हुनर का लोहा मनवाने वाले 10 श्रेष्ठ विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। कला और संस्कृति उस अविरल धारा के वर्तमान में उसके प्रतीक हैं। अब अगर आप यहाँ जो ये पेंटिंग्स अनायास निकल के आई हैं, इसमें आप एक नज़र डालें तो विकसित भारत की बात भी हो रही है और उस विरासत की बात भी हो रही है। तो इस कला में विरासत भी है और विकास भी है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे अधिकांश बच्चों ने साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को अपनी कूची के माध्यम से कैनवास पर उकेरा। इस आर्ट कंपटीशन में आने के लिए सभी लोगों ने विकसित भारत एम्बेसडर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 100 डेज चैलेंज है उसको एक्सेप्ट किया, नमो ऐप को डाउनलोड करके किया और एक संकल्प लिया कि हम 100 डेज चैलेंज में माननीय प्रधानमंत्री जी की उस विकसित भारत एम्बेसडर आर्ट योद्धा के रूप में हम काम करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में जहां भी जाएंगे स्वच्छता के साथ आर्ट को प्रमोट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत के विकसित भारत की संकल्प और सपने को पूरा करेंगे। कला से जुड़ी नामचीन हस्तियों ने इस कार्यक्रम को मील का पत्थर बताया, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर से राम से लेकर आदित्य L1 तक को अपनी कला का विषय बनाया। इतनी बेहतरीन कलाकृति इन लोगों ने कम समय पर, बहुत कम समय, जो कला एक अच्छा कला बनाने में काफी समय लग जाते हैं। हम लोग कैंप करते हैं, आर्टिस्ट के कैंप में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं और कम समय पर जो स्ट्रोके हैं, जो कलर अप्रोच हुआ है छोटे से लेके बड़े तक, वो बाकी ही देखने लायक है। साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसे बनाने में देश के सभी नागरिकों का योगदान होगा। इसी संकल्प के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ। नई दिल्ली से धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी श्री अयोध्या धाम में। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर मार्ग की तैयारी, मंदिर मार्ग पर लगे गेट, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई कैनोपी का जायजा उन्होंने लिया। यहां की तैयारियां लगभग अंतिम चरण पर हैं।
प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने देश के हर क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। क्या क्या तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, कैसे होगी प्राण प्रतिष्ठा और क्या क्या होंगे अन्य अनुष्ठान, हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने विशेष साक्षात्कार किया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ। प्रतिष्ठा का आयोजन ग्राउंड फ्लोर भूतल के गर्भगृह में होगा। तो भूतल तैयार हो गया है, गर्भगृह पूरी तरह से तैयार है। शेष पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, वो चलता रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा किसी नए नूतन विग्रह की होगी। वो नूतन विग्रह बनकर तैयार हो चुका है। 3 विग्रह बन रहे थे, न्यासियों ने 1 विग्रह का चयन कर लिया है। ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह के दरवाजों पर और अन्य दरवाजों पर भी सोने की परत चढ़ाई जाना है। गर्भगृह के दरवाजों पर यह कार्य पूरा हो चुका है, शेष पर धीरे धीरे हो जाएगा। बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनावों के लिए मतदान पूरा हो गया है। 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवार मैदान में उतरे। 18 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपने मत का प्रयोग किया। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर यह अपने गठबंधन के साझेदारों के साथ मैदान में है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग 2009 से सत्ता में है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश का विश्वसनीय साथी है। India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we 2 sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we 2 survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे हिमस्खलन की। जितने भी राज्य हिमालय के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पे एवलांच का बहुत प्रभाव रहता है। अक्टूबर नवंबर के सीजन के बाद ही वार्निंग्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। भारतीय सेना के जवान जो कि सीमा पर तैनात हैं वो भी काफी प्रभावित होते हैं। केंद्र सरकार एवलांच से बचाव के लिए स्थानीय लोगों को कैसे मॉक प्रैक्टिसेस कराते हैं? सरकार को इसका बारे में पूरी जानकारी है। एनडीएमए ने अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है। मॉक एक्सरसाइजेस, टेबल टॉप एक्सरसाइजेस के जरिए उन जिलों में, उन राज्यों में देते हैं जहां जहां आश्वासन होता है इस तरह के एवलांचेस के आने का। जिस एरिया में हमारी थोड़ी से लोग रह रहे हैं उसके आसपास हम प्लांटेशन करें ताकि वो एक बैरियर की तरह काम करे। देखिए आपदा का सामना आज शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।